आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं सर 24 फरवरी को आने वाला टॉपिक। जी हाँ, पेपर में एकदम छापना है सर, कसम खा लेना सर, 100 में 100 नंबर गुरुदेव छापेंगे। हमें सर उनकी कसम खिला दीजिए, चाहे अपने कसम खिला दीजिए, हमें लेना देना नहीं है। हमें तो गुरुदेव अपने पेपर में एकदम आने वाले सर जी, एकदम आने वाले सर टॉपिकों को छापना है। मैं वही जीवन परिचय लेकर आया हूँ जो कि आपके 24 फरवरी के दिन आएगा। मैं वही बहुविकल्पी लेकर आया हूँ जो कि आपके 24 फरवरी के दिन छपने वाला है। और मैं वही आपको भैया कहानी लेकर आया हूँ जो कि आप याद करना चाहते हैं, पता ही नहीं। और ये देखिएगा, जो बहुविकल्पी आता है आपके पेपरवा में, अगर देखेंगे तो जो आपके पेपर में बहुविकल्पी आता है भैया, वो आता है सर 10 अंकों का। गद्यांश भी सर कितने नंबर का आता है सर? 10 नंबर का आता है। और वही बात करें पद्यांश, तो ये भी आपका 10 नंबर का आता है। और वहीं आपका जीवन परिचय की बात करें हम लोग, ये भी आपका कितने नंबर का आता है सर जी? 10 नंबर का आता है। और यहाँ पे कहानी का, जो कहानियां आती हैं, ये सर जी आपका कितने नंबर का आता है पता है? ये आपका आता है सर जी 5 नंबर का। 5 नंबर का, 5 नंबर का। तो ये रहा आपका सीरीज बताने का। यानी कि इस वीडियो में आप देखेंगे तो 10 दूना 20, 10 30, 10 40, 5 45 नंबर बिल्कुल आपका सर सिक्योर होने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। और मैं वही बताऊंगा जो कि आपके पेपर में छपने वाला है। अब कहें गुरुदेव कैसे पता किया आया है, जाके देख लेना, अभी मैं आपको दिखाऊंगा पेपर में छपा हुआ है। उसके बाद मत बोलिएगा गुरुदेव नहीं आया है कि नहीं, बिल्कुल सर आएगा, टेंशन नहीं लेना सर। 24 फरवरी को एकदम सर फाड़ के रख देंगे, खोल खोल के रख देंगे सब उसका। हाँ, एकदम गुरुदेव खोल के निकाल के आपको घोल के पिला के तब भेजेंगे बोर्ड में, टेंशन मत लेना सर। उनकी कसम है, छोड़ दीजिए, अब उनका साता रहे गुरुदेव, कैसे छोड़, बहुत याद आता। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर दिक्कत हो ही जाएगा। चलिए सर, यहाँ आप देखेंगे सर, ये हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पे मैं लिया हूँ, उसको एक वीडियो में करेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं सर 2-3 वीडियो अलग अलग से बना, नहीं, एक वीडियो में सर ये पूरे टॉपिक को सर हम आपका कवर करवाने वाले हैं। एक बात याद रखना सर, आप क्या 500 में 500 नंबर चाहते हैं? क्योंकि भैया आपका 500 का पेपर होता है सभी विषय मिलाकर, चाहते हैं तो 25 नवंबर को, करेजा 25 नवंबर को शाम को 7 बजे जरूर जुड़ना है। कुछ स्पेशल आपको आएगा सर, मात्र मात्र बहुत कम रुपए में। बहुत बच्चे कहते हैं सर बहुत गरीब हैं, हाँ, इसीलिए सर आपके लिए ले आ रहे हैं। इतना कम उसका मिनिमम प्राइस होगा, आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। और 500 नंबर वाला पेपर सर आपको हम लेकर आ रहे हैं। भाई बहुत मेहनत लगी है, पिछले कई सालों सर मेहनत है, तभी आपको आज मिलने जा रहा है, वो भी 25 नंबर को शाम को 7 बजे मिलेंगे, है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी पढ़ा रहे यूट्यूब पे, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो, है कि नहीं। चलिए सर, सबसे पहले बहुविकल्पी करेजा सॉल्व करते हैं। तैयार है कि नहीं, एक बार आप लोग कसम खिला दीजिए सर। तैयार है, उसके बाद सर हम चलेंगे पढ़ाने के लिए। चलिए सर, तैयार है, चलिए। पहला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है भैया गोदान कफन। गोदान, गोदान भी क्या है सर जी, याद रखना, गोदान ये भी किसका है? ये भी सर प्रेमचंद्र का है। अब गोदान ना देके कभी आपको कफन दे दिया, कफन, तो ये भी किसका है सर जी? प्रेमचंद्र का है। देखिए यहाँ पे कफन, कफन किसकी है सर जी? कफन जो है प्रेमचंद्र की कहानी है। कफन जो है प्रेमचंद्र की कहानी है, प्रेमचंद्र से रिलेटेड। और गोदान भी है। एक बात याद रखना, 24 फरवरी के दिन जो भी प्रश्न छपेंगे वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहली बात याद रखना। अब हमारे पास टाइम नहीं है सर इतना पढ़ने के लिए कि हम पूरा सर पढ़ें, अपना पूरी तैयारी करें, नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग हमें सर काम करना है, क्योंकि हमें सभी विषय पढ़ना है। आल्ट वालों की क्लासेस दोपहर से शुरू लग रही है, होने वाली है, आना शुरू हो जाएगा, मतलब सारी क्लासेस आपको मिलेगी। अगला यहाँ पे प्रश्न 2, विद्या निवास मिश्र निबंधकार है सर। विद्या निवास मिश्र किसके निबंधकार है सर? यह ललित निबंध के निबंधकार है। विद्या निवास मिश्र किसके निबंधकार है सर? ललित निबंध के निबंधकार हैं, याद रखना। विद्या निवास मिश्र निबंधकार हैं, यानी जो ललित निबंधों के निबंधकार विद्या निवास मिश्र हैं। अगला है यहाँ पे तीसरा, कल्पलता के लेखक है सर। कल्पलता के लेखक सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब यहीं से एक प्रश्न बनेगा सर, अशोक के फूल, अशोक के फूल के फूल के लेखक कौन है सर? अशोक के फूल के लेखक कौन है सर? तो अशोक के फूल के लेखक जो करेजा है हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अच्छा ये है सर क्या है? यह एक करेजा निबंध है। यह एक क्या है? यह एक निबंध है, याद रखना। यह एक क्या है सर जी? यह एक निबंध है।
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ध्यान देना किसके सर जी, भाषा और आधुनिकता के, भाषा और आधुनिकता के सर लेखक हैं। आधु आधुनिकता, आधुनिकता के सर ये क्या है सर जी, लेखक हैं, ठीक है ना। वासुदेव शरण अग्रवाल, सर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है ये सर जी आपके राष्ट्र के स्वरूप, सर क्या है, राष्ट्र के स्वरूप के करेजा क्या है सर जी, लेखक है। तो ये आप याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। मैंने इसलिए यहाँ पे नोट डाउन कराया है क्योंकि इनका आपको सभी का गद्यांश आपको रटा होना चाहिए तीनों का, ठीक है ना। अगला देखना सर, हरिशंकर परसाई की जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है। अब देखना, विधा मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। विधा मतलब क्या होता है, प्रकार होता है। तो किसका प्रकार सर, किसका प्रकार, रचनाओं का, रचनाओं का कैसे सर समझेंगे, सिंपल भाषा में समझाइए, ध्यान दीजिएगा करिए। यहाँ पे क्या है, जैसे मैं अशोक के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, अशोक की, यह किस विधा की रचना है, यह कौन किस विधा पर आधारित है, तो विधा मतलब निबंध। कौन सी रचना है सर, यह एक निबंध है, यानी रचना क्या है, प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे हरिशंकर प्रसाद जैसे उनके दिन फिरे किस विधा की रचना है सर जी, यह एक कहानी है। क्या है सर, कहानी है। क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है। अच्छा यहाँ पे देखिए, आत्मकथा, अब आत्मकथा मतलब सर रचना का प्रकार, रचना का प्रकार। अगर रचना का प्रकार मतलब क्या हो गया सर, विधा। क्या हो गया सर, विधा। अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा पर आधारित है, तो सर आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा। किस विधा मतलब किस प्रकार की रचना है, सर आत्मकथा प्रकार की रचना है। तो यहाँ पे क्या भूलूं क्या याद करूं, आत्मकथा है, लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है सर, हरिवंश राय बच्चन है सर, याद रखिएगा। 24 फरवरी सर छपेगा, छाप के आएंगे, हमारी कसम खा लो, पढ़ेंगे एकदम मजे से पढ़ेंगे, आप बकवास नहीं सर एकदम। बहुत दिमाग में स्ट्रेस उस्ट्रेस नहीं लेना यार, स्ट्रेस है तो मुझे दे दो, मैं झेल जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं झेलना है, नहीं पढ़ना है सर मन लगा के, डेडिकेशन सर, कसम खा ली सर डेली पढ़ेंगे। हम भले ही भंडारा नहीं खाने जाएंगे गुरुदेव, पड़ोसी की शादी उदी में नहीं जाएंगे, लेकिन भाई साहब पढ़ाई जबरदस्त तरीके से करेंगे, ठीक है ना। चलिए सर, प्रश्न नंबर 5 करें जा। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, इसका पीडीएफ सर टेलीग्राम चैनल एसके मिशन मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, जाकर ज्वाइन करिए, ठीक है ना। निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, निबंध संग्रह है सर आलोक पर्व, सर आलोक पर्व। आलोक पर्व सर किसका है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक निबंध संग्रह है। याद रखना, पीडीएफ के लिए सर, पीडीएफ के लिए, पीडीएफ के लिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी जरूर ज्वाइन करिए, वहां पे मिल जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न नंबर 6, विषम विषस्य विषमोधम, विशेष विषमोधम की गद्य विधा है, यह एक सर नाटक है। गद्य विधा मतलब किस प्रकार की रचना है, तो यह एक नाटक है। प्रश्न नंबर 7 है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित साहित्य सहचर किस विधा की रचना है। अब ध्यान ध्यान, विधा मतलब सर जी प्रकार। क्या होता है सर, प्रकार। किसका प्रकार सर, रचनाओं का प्रकार। तो ये सर जी क्या है, एक आलोचना है। क्या है, आलोचना है। अब आप जब जीवन परिचय याद करिए तो ऐसे याद करिए कि सर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन कौन सी आलोचनाएं हैं, निबंध तो है लेकिन आलोचनाएं, कौन कौन सी कहानियां हैं, कौन कौन से नाटक हैं, ये सब लिख देना। प्रश्न नंबर 8, जैसे उनके दिन फिरे निम्नलिखित में से किसका कहानी संग्रह है, तो सर हरिवंश हरिशंकर परसाई का। जैसे उनके दिन फिरे, ये सर किसका कहानी संग्रह है, तो सर ये कहानी संग्रह है हरिशंकर परसाई का। अगला है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना है, सर वो है साहित्य और समाज। साहित्य और समाज किसकी सर रचना है, यह सुंदर प्रोफेसर सुंदर जी की रेड्डी की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। अगला है प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे, पिताजी संस्मरण के लेखक है, पिताजी संस्मरण के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। पिताजी संस्मरण के लेखक सर कौन है, संस्मरण के लेखक कौन है सर, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। अगला यहाँ पे
कला और संस्कृति के लेखक है सर। कला और संस्कृति के लेखक सर कौन है? वासुदेव सरग्रवाल। पृथ्वी पुत्र, पृथ्वी पुत्र के लेखक सर कौन है? वासुदेव सरग्रवाल। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर। आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर कौन है सर जी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। अगला है साहित्य सहचर के लेखक है, साहित्य सहचर के लेखक सर जी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। किसके साहित्य सहचर है? महादेव वर्मा पर एक आता है सर, नोट कर लीजिए आमा, महादेव वर्मा प्रसाद आता है, याद कर लीजिए आमा। 24 फरवरी के दिन सर छपने वाले प्रश्न है। अगला यहाँ पे सर जी निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है सर। जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सा? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी सर किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों में से एक है। अगला है ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक सर जैनेन्द्र कुमार। ध्रुव यात्रा कहानी के लेखक सर कौन है? जैनेन्द्र कुमार बहादुर। बहादुर, बहादुर कहानी के लेखक सर कौन है? अमरकांत। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, ठीक है ना। अगला यहाँ पे आपका बहुविकल्पी खत्म होने के बाद आता है सर जी प्रमुख गद्यांश और पद्यांश। ये पेपर में आएगा तो 10 नंबर के सर ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग सर गद्यांश की बात करेंगे। अच्छा आप लोग ना भैया ये दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा। क्या लगा के सर? दिमाग लगा के सॉल्व करिएगा, मतलब कि हार्ड वर्क नहीं करना सर, स्मार्ट तरीके से हमें आंसर करना है। चलिए देखते हैं सर है क्या यहाँ पे। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार होती है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे जैसे आगे नहीं बढ़ पाता वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ रह जाती है। भाषा समसूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रगटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है और उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही क्या होती सर? सोची नहीं जाती। तो ये सर जी हमारा क्या होगा सर जी? ये हमारा हो गया सर जी गद्यांश। ठीक है, सबसे पहले हमने गद्यांश को पूरा पूरा गुरुदेव क्या किए? पढ़ लिए हैं। अब इसको सर हम क्या करेंगे सर? सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला है, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले आप पेपर में डालिएगा सर सॉल्व करने के लिए प्रश्नोत्तर संख्या जो भी रहेगा। डालने के बाद इसका शुरू का लीजिएगा, शुरू की 3-4 शब्द और लास्ट के 3-4 शब्द, बाकी डैश 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 करके भर के लिख दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि भैया आपने इसी गद्यांश का क्या दिया है? आंसर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। आप कैसे जानेंगे कि ये सर जी कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है? तो आप याद रखिएगा भाषा और आधुनिकता के लेखक सर प्रोफेसर सुंदर रेड्डी है। और यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दे रही सर, भाषा। क्या दिखाई दे रहा है? शब्द भाषा। जब आपको भाषा शब्द दिखाई दे, फिर यहाँ पे देखिए भाषा शब्द दिखाई दे, और एक चीज और रमणीयता और नित्य नित्यता, ये दोनों शब्द भाई आते हैं, तो वहां पे क्या आपका रहेगा? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। आधुनिकता से लिया गया है। इसी में तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है, इसी को पता करने में तो सबसे ज्यादा परेशानी होती है हिंदी में। और वही मैं आपको तरीका बता दिया। अगर भाषा दिखाई दे रहा है तो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है, राष्ट्र दिखाई दे रहा है तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। याद करने का सर बहुत बड़ा अप्रोच है। अब भाषा और आधुनिकता के लेखक सर कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। यानी जो भाषा होती है सर बहुत प्यारी बहुत सुंदर होती है, तो भाषा और आधुनिकता के लेखक सर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। सुंदर रेड्डी आ रहे हैं तो भाषा, ये ट्रिक है याद करने का। तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं और इस गद्यांश का पाठ का नाम जो सर क्या है? भाषा और सर आधुनिकता है। भाषा और क्या है सर? आधुनिकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है? रमणीयता और नित्य नूतनता किस प्रकार अन्योन्याश्रित है? तो जो यहाँ पे देखिए है ना, आप रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है भैया,
अन्योनाश्रित हैं, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं रमणीयता और नित्य नूतनता एक ही सिक्के के दो पहलू के तरह है और एक दूसरे पर क्या होते हैं सर, आश्रित होते हैं। अगला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश के लेखक ने किस बात पर बल दिया है, तो लिखेंगे इसमें प्रस्तुत पद्यांश में लेखक ने इस बात पर बल दिया है कि जिस प्रकार सौंदर्य में नवीनता होनी चाहिए उसी प्रकार भाषा में भी नवीनता आती रहनी चाहिए, तभी हमारी भाषा जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, अगला यहाँ पे लेखक ने किसे अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम बोला है, लेखक ने किसको अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है, तो देखिए यहाँ पे भाषा समुची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। तो किसको माना है सर, भाषा को। यहाँ पे लिखेंगे लेखक ने भाषा को युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है। तो हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको ढूंढ के ही देना है, अपने से याद नहीं करना है, स्मार्ट तरीके से आपको चीजों को सर सॉल्व करना है। ठीक है ना, अगला देखना है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहता सर, जिसके नीचे लाइन लिखा गया है हम उसी को पेपर में सेम टू सेम उतार देंगे, 1 नंबर एग्जामिनर चाचा देगा। अगर आप इसी को थोड़ा करेजा बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो आपको सर 2 नंबर मिलने वाला है, क्योंकि इसमें 5 प्रश्नों का आंसर देना रहता है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के, 5 दूनी 10 नंबर का हो गया सर ये। तो किसका सर यहाँ पे रेखांकित अंश की उत्तर देना है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। अर्थात क्या लिखेंगे भैया, ये तो थोड़ा सा यहाँ पे यार भाषा की नवीनता ही उसकी सुंदरता और रमणीयता की घोतक है। जो वस्तु रमणीय होगी वह उतनी भी नवीन होगी और जो नवीन होगी उसमें रमणीयता भी रहेगी। इसी प्रकार नवीनता और रमणीयता एक दूसरे पर आश्रित है अथवा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना रमणीयता के कोई भी वस्तु महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है सर्जक की मौलिक उपलब्धि अभिव्यक्ति का प्रमाण क्या है। कहां से सर हमारा देखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, इसी को पढ़ेंगे वहां पे आंसर दे देंगे। तो इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न क्या था, सर्जक की मौलिक उपलब्धि अभिव्यक्ति का प्रमाण क्या है, तो नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता क्या करता है सर, सूचित करता है। अब सर हम कैसे जानेंगे कि सर यही आंसर है, देखिए यहाँ पे दिया है ना, नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। कौन सा, नित्य नूतनता ही इसका क्या हो जाएगा सर जी, आंसर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं सर जब पढ़ के आंसर देंगे तो स्मार्ट अप्रोच से आप आंसर देंगे, तो हमें स्मार्ट अप्रोच से सर आंसर देना आना चाहिए। ठीक है ना, देखिए नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता का क्या सर जी, प्रामाणिकता को सूचित करती है। अगला यहाँ पे किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता, इसी में ढूंढिए, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। यही क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। अर्थात लिखेंगे सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। क्लियर है, चलिए सर अगले यहाँ पे रमणीयता और उदिष्ट शब्दों का अर्थ बताइए। सर रमणीयता का क्या मतलब होता है, रमणीयता का अर्थ होता है सर सौंदर्य, मोहक, और उदिष्ट शब्द का अर्थ बताया गया या फिर स्पष्ट गया होता है। अब यहाँ पे बात गद्यांश के बाद सर आएगा आपका पद्यांश। ये भी सर किन नंबर का है सर, 10 नंबर का है। क्या है यहाँ पे, सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ा हो तो पांव के निकट उसको श्याम को ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन और सुखते नित्य जाना, कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना, उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। अर्थात राधा पवन से कहती है कि यदि मथुरा की भूमि पर तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले आकर गिरा देना और इस प्रकार उसके समक्ष स्पष्ट रूप से यह प्रकट कर देना कि प्रेम विहीन रहकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सदा सूखते जा रही हूँ। यदि नए पेड़ के पीले पड़ गए पत्ते तुम्हारे दृष्टि पड़े तो तुम्हें हमारे
प्रियतम की आंखों के आगे उसे धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी नित्य पीली पड़ती जा रही हूं। तो ये हो गया आपका क्या सर जी, हो गया हमारा पद्यांश। अब पद्यांश से बनेगा आंसर, लेकिन उसके पहले आपको देना है सर जी उत्तर। कैसे से उत्तर देंगे? सबसे बढ़िया आप प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर लिखिएगा, फिर ये पद्यांश जहां शुरू हो रहा है, जहां पे खत्म हो रहा है, उसको लिख देना भैया, सूखी जाति डॉट 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 प्रोसिता सा हमारा। इससे क्या रहेगा, आपका दो पद्यांश आता है तो एग्जामिनर ये समझ पाए कि आप किसका उत्तर दिए हैं और अच्छा भी लगेगा सर। लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहला प्रश्न, राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को क्या करने के लिए कहती हैं? तो आप सीधा इसका आंसर करेंगे कि राधा पवन से पृथ्वी पर पड़ी हुई लता को श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा देने को कहती हैं। अगला प्रश्न है, सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? तो सूखी लता से राधा कृष्ण को यह संदेश देना चाहती हैं कि मैं प्रेम से रहित होकर किस प्रकार नित्य ही सुखती और मलिन होती जा रही। अगला है, पीले पत्ते को श्री कृष्ण के सामने लाने से राधिका का क्या अभिप्राय है? तो भैया राधा का क्या अभिप्राय है? तो पीले पत्ते को कृष्ण के सामने लाने से राधा का अभिप्राय यह है कि मैं भी प्रोसिता नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। अगला यहाँ पे, उपयुक्त पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित सर ये आपका यहाँ पे खींच देंगे, मान लीजिए हम सर यहाँ पे इसका खींच दिए हैं, देखते हैं पहले कहाँ से है सर ये, देखिए अब रेखांकित अंश सर होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है ये, इसके नीचे दे दिया, इसके नीचे दे दिया और इसके नीचे दे दिया, ये दो के नीचे दे दिया है, ठीक है ना, ये दो को नीचे दे दिया है उन्होंने। अब हमें क्या करना है सर जी, इसका आंसर करना है कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृग युगल के सामने उसे ला गिराना। मतलब इसी का आपको हिंदी लिख देना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, ऐसी सेम टू सेम दिया रहेगा। तो इसकी हिंदी क्या लिख देंगे? इसकी हिंदी लिख देंगे कि राधा कहती हैं कि हे पवन, यदि किसी नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो तो उसे प्रिय के सामने धीरे से रख देना और उन्हें बताना कि उसी प्रकार मैं भी प्रोसित पत्रिका नायिका के समान पीली पड़ती जा रही हूँ। अगला यहाँ पे, पाठ का शीर्षक और रचयिता के नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश के पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है तथा इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध साहब है। उपयुक्त उदाहरणों में व्यक्त रस का नाम लिखकर उसके अस्थायी भाव का उल्लेख कीजिए। तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि रो रही है ना भैया, तो वियोग हो रहा है, दूर हो बिछड़ाव, और इसका भाव क्या होता है? अस्थायी भाव रति होता है। अगला है, प्रोसिता में कौन सा अलंकार है? तो प्रोसिता में उपमा अलंकार है, ठीक है ना। अब आएगा सर आपका साहित्यिक परिचय। क्या आएगा सर जी? साहित्यिक परिचय। आप लोग जीवन परिचय बोल देते, कोई यार बहुत बड़ी चीज नहीं है बच्चे, मैं आपको सर जीवन परिचय जीवन परिचय, मैं आपको बता दूं, अगर आप अगर आप साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं तो उसमें सबसे पहले जीवन परिचय रचना है, फिर उसमें थोड़ा सा आप साहित्यिक योगदान लिख देते हैं, काम खत्म, क्योंकि पेपर में देता है 80 शब्दों में लिखने के लिए। तो हेडिंग डाल लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं भैया, सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं, यहाँ पे मैं स्टार पॉइंट लगा दे रहा हूँ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सर कौन है? तो है सर जी आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भाई साहब। यहाँ पे इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी फोटो है। सबसे पहले जन्म 1907 ईस्वी में, याद करने का तरीका यही छोटा सा, जन्म स्थान बलिया, माता पिता का नाम ज्योतिषमती, माता का नाम अनमोल द्विवेदी, पिता का नाम, उपाधि डीलिट मतलब इन्होंने पढ़ाई, ध्यान देना, उपाधि मतलब क्या था? पढ़ाई। डीलिट इन्होंने किया था भाषा संस्कृत, खड़ी बोली थी। इनकी प्रमुख रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्निर्वाण, अनाम दास का पोथा। इनकी मृत्यु 18 मई सन 1989 ईस्वी को सर हो गया था। अब लिखेंगे सर जी यहाँ पे क्या लिखेंगे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबेगा छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने पारिवारिक परंपरा के अनुसार प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 ईस्वी में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण किया। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और 1940 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर कार्य कर रहे थे।
1950 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए और इससे 1 वर्ष पहले ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डी लिट की उपाधि मतलब कि इन्होंने सम्मानित उपाधि प्राप्त किया था। भारत सरकार ने सन 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया था। ठीक है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा। अभी ये याद रखना है, ये सब रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं, लेकिन रचनाओं का प्रकार जैसे उपन्यास, साहित्य शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ, निबंध संग्रह, इतिहास, क्योंकि ये विधा है। क्या क्या सर? ये विधा, विधा। अब पेपर में यही छपता है ऑब्जेक्टिव रूम में। उपन्यास कौन कौन सा है सर इनका? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, रामदास का पोथा, पुनर्नवा। शास्त्री साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ जैसे सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सचर, कालिदास की लाली योजना। निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। इतिहास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य। अब इनका सर साहित्यिक परिचय लिख दीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, जिनके नाम बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और रामदास का पोथा। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण है और इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा लेखक ने अपने उपन्यास साहित्य को आकर्षक रूप प्रदान किया हुआ है। ठीक है ना। अब लिखेंगे सर जी यहाँ पे ध्रुव यात्रा वाला, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में रिपीट होता है, तो स्टार पॉइंट लगा लो भैया। आपके पेपर में आएगा तो आप इसको छाप कर आएंगे ना? आएंगे ना? बिल्कुल सर, छाप के आएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए सर, क्या लिखेंगे? ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। यह कहानीकार जैनेन्द्र की उत्कृष्ट कहानियों में से एक है। राजा रिपुदन बहादुर की उर्मिला नामक एक प्रेमिका है। ठीक है ना। राजा रिपुदन बहादुर की एक उर्मिला नामक क्या प्रेमिका है, जिससे वह पहले विवाह के विषय में अपनी लक्ष्य सिद्धि के कारण मना कर चुका था। वह उत्तरी ध्रुव की यात्रा के लिए जाने से पूर्व अपनी प्रेमिका से पति पत्नीमत संबंध बना चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप उसका एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था और उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो उसने पूर्ण कर ली, लेकिन उसका मन व्याकुल रहने लगा। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सर ध्रुव यात्रा एक मनोवैज्ञानिक कहानी, मतलब खुद से बनाई गई कहानी है। ध्रुव यात्रा में क्या होता है कि यहाँ पे एक राजा रिपुदन होते हैं और उसकी प्रेमिका होती है उर्मिला। जैसे होता है ना कि सरकारी नौकरी ले लोगे तभी हम आपसे शादी करूंगी, तो वैसे भैया उर्मिला जी इनके सामने एक प्रस्ताव पास की कि पहले जाइए आप ध्रुव यात्रा पर विजय करके आइए उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव यात्रा पर, उसके बाद ही मैं आपसे विवाह करूंगी। लेकिन अब प्रेमी प्रेमिका है तो भैया वो कहेंगे नहीं, हम आप तो हमारे पत्नी हो चुके हैं, शादी नहीं हुई थी। तो वो पति पत्नीमत का संबंध बना है। आप क्लास 12 बायोलॉजी पढ़ते हैं सर, हमसे पढ़ाते हैं ना हम आपको। रिप्रोडक्शन सिस्टम इन्होंने किया और वहां पे एक प्रोडक्ट तैयार किया, यानी कि एक बच्चा आ गया। यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे एक पुत्र भी उत्पन्न हो चुका था और उत्तरी ध्रुव की यात्रा उसने पूर्ण कर ली, लेकिन मन व्याकुल रहने लगा। वह भारत लौटा, उसके स्वागत में जोर शोर से तैयारी हुई और वह बंबई से दिल्ली आ गया और यह सब समाचार उर्मिला समाचार पत्रों में पढ़ रही थी। रिपुदन को नींद कम आती थी, उसका मन काबू नहीं रहता था, अतः वह उपचारार्थ मारुति आचार्य के पास पहुंचा। मारुति ने उसे विजेता कहकर पुकारा तो उसने कहा नहीं, मैं विजेता नहीं बल्कि मैं क्या हूँ, रोगी हूँ। उसने रिपुदन से अगले दिन 3:20 पर आने को कहा और डायरी में पूर्ण दिनचर्या एवं खर्च लिखने को कहकर उसे विदा कर दिया और अगले दिन वह समय पर पहुंचा। आचार्य ने सब कुछ देखकर कहा कि तुम्हें कोई रोग नहीं है, तुम्हें अच्छे संबंध मिल सकते हैं, उन्हें चुन लो। विवाह अनिष्ट वस्तु नहीं है, वह तो गृहस्थ आश्रम का द्वार है। लेकिन रिपुदन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब मारुति ने परसों मिलने की बात कही और अगले दिन वह सिनेमा गया, जहां पर उसकी भेंट उर्मिला से हो गई। वह बच्चे को साथ लाई थी और रिपुदन ने बच्चे को लेना चाहा, लेकिन उर्मिला ने उसे अपने कंधों से चिपकाए जीने पर चढ़ती गई, जीने मतलब सीढ़ियों पर चढ़ती गई और उसने घंटी बजाकर एक आदमी को बॉक्स पर बुलाया और 2 आइसक्रीम लाने का आदेश दिया। रिपुदन ने उर्मिला से बच्चों के नाम के विषय में पूछा, बच्चे के नाम के विषय में पूछा, तो जो भैया इनकी प्रेमिका साहब थी मुस्कुराते हुए कहीं कि अब तुम ही इसका नाम रखोगे, मतलब कि यहाँ पे कि अब तुम ही नाम रखोगे क्या इसका? जब पैदा करके भाग गए तब नहीं पता चला। उसके बाद उसने 2 नाम सुझाए, लेकिन उर्मिला ने कहा नहीं, मैं इसे मधु कहती हूँ। सिनेमा देखना भी भैया छोड़कर दोनों
बीती जिंदगी की चर्चा करने लगे क्योंकि भैया प्रेमिका मिली थी। आप भी छोड़ दीजिए पढ़ाई के लिए, जैसे राजा रिपुदन देखिए गए उत्तरी ध्रुव की दक्षिणी ध्रुव की यात्रा घूम के आए ना, उसके बाद मिले हैं। हाँ, आप लोग भी पढ़ाई के लिए छोड़ दो, नहीं दिक्कत हो जाएगी बाद में। हाँ, तो रिपुदन ने कहा कि उर्मिला तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? तो उर्मिला बोली मैं तुम्हारे पुत्र की माँ हूँ और तुम अपने भीतर के वेग को शिथिल ना करो, तीर की भांति लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। याद रखना कि पीछे एक है जो इसी के लिए जीती है। राजा तुम्हें रुकना नहीं है, पथ अनंत हो, यही गति का आनंद है। राजा ने कहा कि मैं आचार्य मारुति के यहाँ गया था और उसने विवाह का सुझाव दिया। उर्मिला उसे ढोंगी कहती है तथा कहती है कि वह प्रगतिशील में बाधक है, तेजस्विता का अपहर्ता है। रिपुदन कहता है कि कि तुम्हें जाना होगा, हाँ, कि मुझे जाना ही होगा, तुम्हारा प्रेम दया नहीं जानता। इसके बाद वह दिए गए समानुसार मारुति आचार्य से मिलने आता है। उनसे पूछने पर उर्मिला के विषय में बताता है। आचार्य कहता है कि ठीक है, तुम उसी से शादी कर लो, वह धनंजय की बेटी है, वह मेरी भी बेटी है, मैं उसे समझा दूंगा। उर्मिला आचार्य से मिलती है तो वह भी अनेक प्रकार से उसे समझाता है। फिर रिपुदन उससे पूछता है कि तुम आचार्य से मिली, अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो वह कहती है कि अब तुम्हें दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर जाना है। वह सरलैंड द्वीप के लिए जहाज तय कर लेता है तथा परसों जाने की बात कहता है। इस पर उर्मिला कहती कि नहीं, परसों नहीं जाओगी। रिपुदन कहता है कि मैं स्त्री की बात नहीं सुनूंगा और मुझे प्रेमिका के मंत्र का वरदान है। यह खबर सर्वत्र फैल जाती है कि रिपुदन दक्षिण ध्रुव की यात्रा पर जा रहा है। अब उर्मिला भी कल्पना में खो खोई रहती है। राष्ट्रपति की ओर से दिया गया भोजन हो रहा होगा, सब राष्ट्रदूत होंगे, सब नायक होंगे, सब दलपति होंगी। तीसरे दिन उसने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदन सवेरे खून से सने पाए गए और गोली का कनपटी के आर पार क्या पड़ा था भैया, निशान था। अखबारों ने अपने विशेषांक में मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र को भी छापा था। उसमें यात्रा को निजी कारणों से बताया जाना, मतलब निजी कारणों से किया जाना बताया गया था। कहा गया था कि इस बार मुझे वापस नहीं आना था। दक्षिण ध्रुव में एकांत में मृत्यु सुकर होती है और उस पत्र की अंतिम पंक्ति थी कि मुझे संतोष है कि मैं किसी की परिपूर्णता में काम आ रहा हूँ। मैं पूरे होशो हवास में अपना काम तमाम कर रहा हूँ। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ मेरी आत्मा की रक्षा करे और लक्ष्य के प्रति उड़ान भी कहानी का करुणांत हो जाता है। मतलब इसका खत्म हो जाती है भाई कहानी। तो ये रहा आपका आने वाले फरवरी दिन तक टॉपिक। और ऐसे टॉपिक है कि अपने आप में सर रखते हैं औदा नंबर दिलाने का। सर गारंटी हमारी है कि हर एक टॉपिक यहाँ सर फंसने वाले हैं। और जो चैप्टर में यहाँ पे गद्यांश पद्यांश और ऑब्जेक्टिव बताया सर, ये सभी आपके जुबान पर सर रटा रहना चाहिए। रटेंगे नहीं सर, कसम खाइए सर उनकी, सर रटे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। ये 5 टॉपिक मैंने कवर किया है। 10 यानी कुल आपका 45 नंबर का सब टॉपिक मैंने कवर कराया है। और ऐसी वीडियो पाने के लिए सर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय।